हेलो एवरीवन, दिस इज राजू। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहां जो पेज आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों, ये पेज है विद्या गैस। क्या है दोस्तों? विद्या गैस से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जो 19 से 22 सेशन के लिए प्रिंट आउट हमारे मार्केट में उपलब्ध हो चुका है। यदि आपने वो प्रिंट आउट या बुक इसका जो है दोस्तों आपने मार्केट से नहीं लिया है तो इसको ले लें, आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हालांकि दोस्तों, मैं विद्या गैस को कभी भी मैं आपको रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि दोस्तों विद्या गैस जो है आपके नींव को कमजोर बनाता है। हालांकि आपके एग्जाम यदि नजदीक है तो आप इससे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात की बात रही, लेकिन आपको जो है दोस्तों यहाँ साफ साफ अक्षरों में दिख रहा होगा, अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन करें। मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है एग्जामिनर के लिए, क्योंकि ये दोस्तों जो है अल्टरनेटिव ईयर में, ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटिव ईयर में यानी कि हर एक दो साल छोड़ के जो है ये क्वेश्चन हमेशा जो है एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। ये इतना खास वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ना छोड़ें, इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना जो है दोस्तों एक्सपीरियंस, इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तक हमने देखा मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, किसने की थी? बाबर ने की थी। और बाबर का जो शासनकाल था दोस्तों कब तक था? 1526 से 1530 ईस्वी तक था। इतना तो आपको याद होगा दोस्तों। ठीक इसके बाद इसका पुत्र जो है दोस्तों शासन की गद्दी को संभालता है, यानी कि वो 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक जो है दोस्तों इसके शासनकाल में हम दो काल को पढ़ते हैं, 1530 से 1540 ईस्वी तक। इसके बाद वो भारत छोड़कर भाग जाता है। इतना भी हमने बताया। इसके सफलताओं के कारणों के वीडियो भी हमारे चैनल में मौजूद है, आप उसको जरूर देखें। इसके बाद दोस्तों 1555 ईस्वी में फिर से ये वापस आता है। उसके बाद 1555 में 56 तक जो है दोस्तों ये यहाँ पे रहता है और इसका चतुर्थ युद्ध जो है दोस्तों सरहिंद का युद्ध यहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तक हम लोगों ने देखा। अब जो है दोस्तों अब हम देखेंगे 1542 ईस्वी में जन्मे, किसमें दोस्तों? 1542 ईस्वी में जन्मे, यानी 15 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा इस डेट को आप नोट कीजिएगा, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। कहां हुआ था दोस्तों? अमरकोट में। और यहां का राजा यह बना था ठीक अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद। इसके पिता कौन थे दोस्तों? हुमायूं की मृत्यु के बाद दोस्तों 1556 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1556 ईस्वी में क्या करता है? यह शासन की गद्दी को संभालता है और लगभग 1605 ईस्वी तक यहां शासन करता है। लगभग नहीं दोस्तों, कंफर्म 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक जो है दोस्तों यहां तक शासन करता है, क्योंकि 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ठीक है दोस्तों, इतना तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया, क्योंकि जो है दोस्तों आप किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना ना करें आगे, इसलिए मैंने इसको समझाया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो के सबसे प्रमुख हिस्से को। आप सबसे पहले इसकी भूमिका लिखेंगे और इसकी भूमिका जो है दोस्तों यहां से लेकर यहां तक है। तो चलिए दोस्तों, आपको उतना नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी भूमिका में आपको लिखना है कि अकबर जो है दोस्तों, अकबर एक ऐसा शासक था जो राजपूतों के प्रति एक ऐसी नीति को अपनाया था जैसी नीति जो है पहले के शासकों ने नहीं अपनाया था। पहले के शासकों का क्या था दोस्तों? पहले के शासक दूसरे शासकों या दूसरे साम्राज्य के लोगों के साथ क्या करते थे? युद्ध करते थे। लेकिन जो है दोस्तों जिस समय अकबर यहां का राजा बना था, कहां का राजा? मुगल साम्राज्य भारत का राजा बना था। कहने का मतलब है पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का वर्चस्व जब फैल रहा था, उसी समय दोस्तों जो है राजस्थान के कुछ प्रदेशों में, यानी कि पश्चिम के क्षेत्रों में, हमारे भारत देश का अगर हम नक्शा बनाना चालू करें दोस्तों, तो हमारे पश्चिम के क्षेत्रों जो होते हैं दोस्तों, इधर के जो क्षेत्र है उधर राजपूतों का बहुत ज्यादा क्या था दोस्तों? वर्चस्व था। और यही राजपूतों के साथ जो है दोस्तों इसको एक अच्छी नीति का पालन करना पड़ा और एक अच्छी नीति जो है उतारनी पड़ी। इनके साथ एक दोस्ताना का संबंध अपनाना पड़ा और यही इसी नीति को कहते हैं हम लोग दोस्तों राजपूतों का नीति। और इस नीति को किसने अपनाया? अकबर ने अपनाया था। और इस नीति के अधीन जो है दोस्तों उसने क्या किया था? अपने साम्राज्यवादी नीति को भी लगाया था। यानी कि इसका एक सबसे प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों अपने साम्राज्य का क्या करना? विकास करना, धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विकास करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, उसे बड़ा करना। परंतु जो है दोस्तों उसके सामने एक जो है कठिनाई आ रही थी, उसके सामने एक जो है दोस्तों कह सकते हैं एक तरह से ऑब्स्टेकल्स आ रही थी। वो थी दोस्तों राजपूत। कौन थे दोस्तों? राजपूत। और इन्हीं राजपूतों के लिए वो है जो तो एक अच्छी नीति लाता है राजपूतों के साथ, दोस्ताना की नीति। किसकी नीति कह सकते हैं हम लोग? दोस्ताना की नीति। क्योंकि जो है दोस्तों वो पूरे भारत पर तो राज करना चाहता था और पूरे भारत पर राज्य तभी हो सकता था इसका जब तक ये जो है दोस्तों राजपूतों को ना हरा पाता। और राजपूत बहुत ही ज्यादा बलशाली थे, वे बहुत ही अच्छे गुण वाले, शौर्य था उनके अंदर जो है दोस्तों, वे अच्छे चरित्र थे, उनके अंदर अच्छे गुण थे, जिससे जो है दोस्तों अकबर ज्यादा प्रभावशाली था। अकबर क्या था दोस्तों? ज्यादा प्रभावशाली था। इसलिए उसने क्या किया? इन राजपूतों को शत्रु बनाने के बजाय इनको क्या बना लिया? मित्र बना लिया। और यही मित्र बनाना इसी के राजपूत नीति के अंदर था। और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं इसके बाद में पोस्ट कर दूंगा दोस्तों कि इसने राजपूत नीति को आखिर क्यों
अपनाया, इसके पीछे कारण क्या थे। ठीक है दोस्तों, इसमें तो आज हम लोग समझेंगे कि इसका मूल्यांकन की इसने क्या क्या अपने राजपूत नीति के अधीन किया, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें की। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भूमिका को आपने समझ लिया, राजपूतों के तरफ से जो है दोस्तों राजपूतों के लिए एक अच्छी नीति लाना, क्योंकि ये जानता था कि हम जो है राजपूतों के खिलाफ जो है किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हार हमारी निश्चित होगी, इसलिए इसने दोस्ती की नीति को अपनाया और इसी को हम लोग कह सकते हैं राजपूत नीति। किसकी राजपूत नीति? अकबर की राजपूत नीति। तो चलिए दोस्तों, यहां तक हो गई आपकी भूमिका। उसके बाद आप यहां पे नंबर पॉइंट 1 बनाएंगे दोस्तों, राजपूत नीति का उद्देश्य। क्या बनाएंगे दोस्तों? राजपूत नीति का उद्देश्य। हालांकि इसमें विद्या गैस में आपको पॉइंट नहीं दिया गया है, मैं साथ साथ आपको पॉइंट बताते चलूंगा। आप अपने नोटबुक में सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे दोस्तों? नोट करते चलेंगे, ताकि ये वीडियो देखने के बाद वो सभी पॉइंट जो है आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाए। तो दोस्तों क्या है इसमें, आपको सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया उद्देश्य। तो आप इसके उद्देश्य में क्या लिखेंगे कि अकबर का जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों? राजपूतों को अपने अधीन लाना। यानी कि ये क्या करना चाहता था कि ये चाहता था कि मेरे अंडर रहकर जो है दोस्तों राजपूत मेरे अंडर में आए और मेरे कहने के अनुसार राजपूत क्या करें? अपने कार्यों को करें। इस प्रकार से इसी नीति, इसी उद्देश्य के कारण जो है दोस्तों वो क्या करना चाहता था? अपने सीमाओं का ज्यादा से ज्यादा विकास करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था। और इसी सीमा के विस्तार करने के लिए दोस्तों अकबर के जो राजपूत नीति है वो बहुत ज्यादा इसके लिए क्या रहते हैं? हेल्पफुल रहते हैं। और जो है दोस्तों अपने राजपूतों के साथ उदार की नीति अपनाता है, और उदार की नीति अपनाने के साथ साथ ये अपने लक्ष्य को भी नहीं भूलता है। इसका जो मेन एम था क्या था दोस्तों? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, इसको नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर एक सम्राट का एक सपना क्या, उसका एक उद्देश्य ही होता है कि वो अपने राज्य को फैलाए, अपने राज्य को बड़ा करे, विकास करे, विस्तार करे। तो इसके राजपूत नीति में जो है दोस्तों 3 बातें स्पष्ट थी। ठीक है दोस्तों, इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है, मैं आपको इन डिटेल में समझा देता हूं। नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों कि उसने इस नीति के अंतर्गत जो किया था, उसने जो है राजपूतों के बहुत सारे दुर्गों पर, उनके बहुत सारे किलाओं पर। दुर्ग क्या होता है दोस्तों? दुर्ग होता है दोस्तों जो ये क्या करते थे, बड़े बड़े किला बनाते थे और उन किलाओं के ऊपर जो है दोस्तों एक प्रकार से इनकी सेना रहती थी और ये सुरक्षा करने का काम करते थे। तो उन्हीं दुर्गों पर जो है दोस्तों, या फिर प्रसिद्ध स्थल होते थे, इन्हीं दुर्गों पर जो है दोस्तों, यानी राजपूतों के जो महत्वपूर्ण दुर्ग थे दोस्तों, ये जैसे कि चित्तौड़, मेड़ता, रणथंभौर और कालीजर, इन्हीं किलों को जो है दोस्तों इसने क्या किया था? जीत लिया था। ये जो है दोस्तों इसकी सबसे पहली बात जो है इसमें स्पष्ट होती है। और जीतने के बाद जो है दोस्तों इसने इसकी शक्ति को, किसकी शक्ति को? राजपूतों की शक्ति को क्या कर दिया था? कमजोर कर दिया था। दूसरा पॉइंट में आप बनाएंगे दोस्तों उद्देश्य में, इसका दूसरा पॉइंट था दोस्तों, ये अपने बगल के क्षेत्रों से यानी अपने पड़ोसों से कह सकते हैं, इसने क्या किया? राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा। वैवाहिक संबंध कहने से तात्पर्य है दोस्तों, इसने क्या किया था? उनके साथ विवाह संबंध स्थापित की, ताकि उनके साथ रिश्ता नाता थोड़ा ज्यादा बनाया जाए। और इसी कारण से उसने क्या किया था? बहुत सारे राजाओं को अपने अधीनता में क्या कर लिया था? ला लिया था। और कुछ राजाओं ने क्या किया था दोस्तों? चुपचाप से इसके वर्चस्व को देखकर जो है दोस्तों इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और किसी ने क्या कर लिया था? किसी ने जो है इसका विरोध भी किया था। ये भी आप इस पॉइंट में लिखिएगा। इसके अलावा जो है दोस्तों जिसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी बेटियों की विवाह इससे करवा दी या इससे रिश्ता नाता जोड़ लिया, उसके साथ जो है दोस्तों ये क्या करता था? उनको जो है उन्हीं का जो किला जो लूटा था, उन्हीं का जो क्षेत्र लूटता था, उसी को वापस कर देता था। और ये कहता था कि आप उस क्षेत्र के जो मैंने आपको लौटाया है और इसी क्षेत्र पर आप शासन करो, यही क्षेत्र का आप राजा बनो, लेकिन आप मेरे अधीन काम करो और यहां से जो कर जो है आपको मिलता है वो कर क्या करो? मेरे को दो। यानी कि जो क्षेत्र इसने लौटाया ये तो था राजपूतों का ही, राजपूत इसके अधीन काम करेंगे और राजपूत यहां से कर किसको देंगे? किसको देंगे दोस्तों? अकबर को देंगे। और यही इसकी राजपूत नीति थी। और सबसे तीसरा जो था दोस्तों वो बहुत ही भयंकर नीति था। क्या था दोस्तों इस राजपूत नीति का तीसरा उद्देश्य? तीसरा उद्देश्य था दोस्तों कि यदि कोई इसका विरोध करता है, यानी कोई राजपूत राजा जो है अगर इसके विरोध करते हैं तो उसको अपनी अधीनता में लाने के लिए ये जबरन कोशिश करेगा। और वो क्या करेगा? उनके साथ उनके क्षेत्रों को क्या करेगा? लूटने के लिए युद्ध करेगा। और इसी प्रकार से इसके 3 उद्देश्य हमने देखे। सबसे पहला उद्देश्य क्या देखा दोस्तों हमने? सबसे पहला उद्देश्य हमने देखा था दोस्तों, एक सेकेंड, सबसे पहला दोस्तों हमने उद्देश्य देखा था कि उसने क्या किया था? उन सभी राजाओं के किलों पर आक्रमण कर दिया। दूसरा उद्देश्य हमने देखा था दोस्तों कि ये जो है इसके साथ विवाह संबंध जो है स्थापित करता है। और तीसरा हमने देखा दोस्तों कि ये उनके साथ जो कि इनके एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे राजपूत नीति को, उनके साथ क्या करता है? विरोध करता है और उनका युद्ध करता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है आप दूसरा पॉइंट बनाएंगे इसी आंसर में आप दूसरा पॉइंट बनाएंगे दोस्तों कि राजपूत के किलों को जीतना। क्या है दोस्तों? सबसे मेन पॉइंट यही है दोस्तों आपके इस वीडियो का। क्या है? राजपूत के किलों को जीतना।
ये है दोस्तों अकबर ने क्या किया था, राजपूत के किलों को जीतने के अंतर्गत 1542 में मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। किस पे अधिकार कर लिया था? मेड़ता पे अधिकार कर लिया था, जो मेवाड़ के अधीन था। किसके अधीन था? मेवाड़ के अधीन। और जो है दोस्तों मेवाड़ के अधीन सरदार जयमल के अधिकार में था। किसके अधिकार में था? जयमल के अधिकार में था। और ठीक दोस्तों 1568 ईस्वी में इसने मेवाड़ से ही चित्तौड़ का किला छीन लिया था। ये सभी के सभी कहाँ के क्षेत्र हैं दोस्तों? राजस्थान के क्षेत्र हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसने क्या किया था, 1569 ईस्वी में, किसने? 1569 ईस्वी में रणथंबोर के किला को राजा सूरज नारायण के हाथों जो है दोस्तों जबरन जो है उसको बाध्य कर दिया था कि वो इसके किला को क्या करे, अकबर को सौंप दे। इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि ये क्या कर रहा था, बहुत सारे किलाओं को कौन कौन से ईस्वी में जीता, इसको जो है दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप अगला पॉइंट बनाइएगा। जो सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट की गिनती में हम रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट था दोस्तों, इसने क्या किया था, विवाह संबंध जो स्थापित किया था, उसको इन डिटेल में समझेंगे। तो तीसरा पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों, विवाह संबंध व साम्राज्य विस्तार। क्या बनाएंगे? विवाह संबंध व साम्राज्य विस्तार। वो क्या करता है दोस्तों, सबसे पहला ऐसा राजा का नाम हम आपको बताते हैं, भारमल। कौन था दोस्तों? राजा भारमल, जिसने क्या किया था, खुद बात खुद जो है इसने क्या कर लिया था, इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी सबसे पहला राजा जो राजपूतों का था, राजा भारमल, वो क्या किया था, अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और जो है दोस्तों 1562 ईस्वी में राजा भारमल ने क्या किया था, भेंट किया था। क्या भेंट किया था? उसकी अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह जो है दोस्तों किससे कर दिया, अकबर से कर दिया था। और इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार से हमें ये पाया दोस्तों कि इसने चित्तौड़ पे जब आक्रमण किया, इसको हम आगे बताएंगे। और उस समय मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर के साथ भी जो है दोस्तों इसने क्या किया था, इस प्रकार की नीति को अपनाया और यहाँ के जो राजा थे इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिए। यानी कि अकबर ने क्या किया था, विवाह संबंध स्थापित किया। और इसी प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध भी हम लोग आगे अभी देखेंगे इसी पॉइंट में। और हल्दी घाटी युद्ध होने के बाद बांसवाड़ा, बूंदी, ओरछा आदि क्षेत्रों को भी अपने अधीन क्या कर लिया था, रख लिया था। इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि अकबर ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अलग अलग राजाओं को, अलग अलग राजपूत राजाओं को अपने अधीन क्या किया, रख लिया। इसके बाद दोस्तों आप अगला पॉइंट बनाइएगा, इसमें 4 नंबर में अगला पॉइंट आपका बन जाएगा दोस्तों, मेवाड़ प्रदेश के लिए जोरदार संघर्ष। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, इसको मैं थोड़ा इन डिटेल में बताने का कोशिश करूंगा दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में। क्योंकि हमारी जो वीडियो है दोस्तों मजेदार तो होती ही है, साथ ही साथ जो है दोस्तों आपको जरूरत से ज्यादा भी जानकारी देने का काम करती है। क्योंकि आप इस सेमेस्टर में नहीं, आपके आगे के जो एग्जाम होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी आप तैयार हों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या था दोस्तों इसमें, हम आपको बताते हैं। इसमें यह था दोस्तों, एक सेकेंड, अब इसमें क्या था दोस्तों कि मेवाड़ एक ऐसा प्रदेश था। क्या दोस्तों, मेवाड़ जो है एक ऐसा प्रदेश था जिसमें जो है ये अपना शासन अच्छा तरीका से नहीं कर पाया था। ये तो सभी क्षेत्रों को लूट रहा था। ठीक है दोस्तों, अब सभी क्षेत्रों को जैसे ही ये लूट रहा था, इसने भारमल और अलग अलग जगह के राजाओं को जो है अपने अधीन किया। और इसी प्रकार से जब ये मेवाड़ पहुंचता है, कहाँ दोस्तों, मेवाड़, तो वहाँ का जो राजा होता है दोस्तों, इसके लिए ऐसा सिद्ध हुआ कि वो एक प्रमुख विरोधी के रूप में इसके सामने जो है दोस्तों खड़ा हुआ। और यहां का राजा था दोस्तों राणा उदय सिंह। कौन था दोस्तों, मेवाड़ का राजा कौन था, राणा उदय सिंह। इसको आप एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया। तो क्या है दोस्तों, राणा उदय सिंह यहां का राजा था जिसने क्या किया, इसके अधीनता स्वीकार करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। और ये मेवाड़ जो है दोस्तों, मेवाड़ प्रदेश जो है राजस्थान, ठीक है दोस्तों, तो मेवाड़ प्रदेश इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किसके लिए, अकबर के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो मेवाड़ प्रदेश था, अभी हमने देखा कि जिधर राजस्थान का क्षेत्र है दोस्तों, जिधर राजस्थान का क्षेत्र था, ठीक है दोस्तों, ठीक इधर गुजरात के जो क्षेत्र थे, ठीक है, तो इधर जो है इसका जो शासन जो है धीरे धीरे जो है इधर मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी जो है दोस्तों इसके मुगल साम्राज्य जो है स्थापित हो चुके थे। तो इधर के क्षेत्रों से, गुजरात के क्षेत्रों से जो है दोस्तों, इधर के क्षेत्रों से उसका जो व्यापारिक संबंध था वो इसी लाइन से होकर गुजरता था। कहने का मतलब है दोस्तों, इसका जो व्यापारिक संबंध था दोस्तों वो इसी लाइन से होकर गुजरता था। और यदि वो मेवाड़ को नहीं लूट पाता, ठीक है दोस्तों, मेवाड़ को यदि ये अच्छे तरीके से नहीं लूट पाता या उस पर शासन नहीं कर पाता या वहां के राजाओं को अपने अधीन नहीं कर पाता, तो जो है दोस्तों उसकी व्यापार कहीं ना कहीं बाधित होती, ये अच्छी तरीका से जानता था। और इसीलिए दोस्तों वो चाहता था कि इनके साथ या तो विवाह संबंध किए जाए या तो इसको जो है दोस्तों जबरदस्ती करके इसको लूट लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि राजस्थान अथवा उत्तर भारत के जो क्षेत्र थे उस पर यदि ये पूरा तरीका से विजय हासिल नहीं कर सकता था तो ये मेवाड़ जो है दोस्तों, यानी कि
मेवाड़ में यदि ये अपना विजय हासिल कर लेता तो सही मायने में ये सक्सेसफुल होता, लेकिन ये इस पर जो है दोस्तों थोड़ा कठिनाई होती है इसको। तो आगे हम लोग देखेंगे, लिखेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से मेवाड़ इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो है दोस्तों पश्चिम में जो समुद्र तट थे, अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ों को अगर ये व्यापार करना चाहता था तो उसको इसी मार्ग से गुजरना होता था, और मेवाड़ यदि इसका शत्रु होता, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए आपको समझाते हैं कि अगर आप सपोज दैट मान लीजिए, अभी मैंने आपको मैप समझाया था, ये राजस्थान है, ठीक है दोस्तों, और ठीक इसके नीचे जो है मेरा गुजरात है, और इधर के जो समुद्री व्यापार हैं, इधर से जो होने वाले हैं समुद्री व्यापार, यदि यहाँ का मेवाड़ प्रदेश अगर इसके अधीन नहीं होता तो जब भी ये समुद्री व्यापार करता या व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना जो है दोस्तों ये अपना लाभ देखता, तो यहाँ के लोग जो हैं इसको लूटते हैं या इसका विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाधित हो जाता, और जिसके कारण जो है दोस्तों इसके लिए ये जीतना उतना कठिन साबित हुआ। और राणा उदय सिंह से लास्ट में इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, किसके ऊपर, मेवाड़ के ऊपर। लेकिन राणा उदय सिंह क्या करता है दोस्तों, अरावली की पहाड़ियों में जाकर चला जाता है, और अरावली की पहाड़ियां कहाँ हैं दोस्तों, हमारे राजस्थान के क्षेत्र में है। और दोस्तों अरावली में जाकर उदयपुर में क्या कर लेता है, वहाँ उसकी राजधानी उदयपुर को बना देता है। और इसी वक्त क्या करता है दोस्तों, अकबर अपना एक फायदा उठाता है, और मेवाड़ में ही एक प्रदेश था, मेवाड़ में ही एक क्षेत्र था दोस्तों चित्तौड़, जहाँ पर ये घेरा कर लेता है, और चित्तौड़ पर 1568 ईस्वी में चित्तौड़ को जीत लेता है। परंतु दोस्तों मेवाड़ को जीतना और मेवाड़ के अंतर्गत चित्तौड़ को जीतना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा छोटा था, क्योंकि ये चित्तौड़ को जीत पाया था, लेकिन मेवाड़ के अधिक से अधिक प्रदेश किसके पास थे, इसी राजा उदय सिंह के पास थे। ठीक है दोस्तों, तो इतना संघर्ष आपने देखा कि मेवाड़ को जीतने के लिए इसने क्या क्या संघर्ष किया। परंतु दोस्तों क्या हुआ था इसमें कि ये लास्ट तक भी उदय सिंह को नहीं हरा पाया, और 1572 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1572 ईस्वी में उदय सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यही उदय सिंह दोस्तों क्या करता है, अपना पुत्र जगमंगल नहीं दोस्तों क्या हो जाएगा, जयमंगल हो जाएगा, तो ये अपना उत्तराधिकारी चुनता है। और जैसे ही अपना उत्तराधिकारी चुनता है, लेकिन यहाँ के जो जनता थे दोस्तों, इसके दूसरे पुत्र, जो सबसे बड़ा पुत्र था प्रताप सिंह, इसको यहाँ का राजा बना देते हैं। यानी राणा प्रताप सिंह को दोस्तों अब क्या किया जाता है, यहाँ का राजा बना दिया जाता है, कहाँ का, मेवाड़ का। अब क्या करता है दोस्तों अकबर, इसी चीज का फायदा उठाने के लिए जो राजा इसके अधीन थे, जैसे राजा मानसिंह, भगवान दास और राजा टोडरमल, ये आप याद रखिएगा, इनका नाम बार बार आपको पढ़ना है अकबर के शासनकाल में। तो मानसिंह, भगवान दास और राजा टोडरमल को क्या करता है दोस्तों, ये जो है एक प्रकार से राणा प्रताप के पास भेजता है, एक सूचना लेकर, एक निर्देश लेकर। और जो है दोस्तों ये यही निर्देश उसमें भेजता है कि वो जो है कौन, राणा उदय सिंह का जो बेटा है राणा प्रताप सिंह, यहाँ का जो राजा बन चुका, वो इसके अधीन आ जाए। किसके अधीन आ जाए, मुगल सम्राट अकबर के अधीन आ जाए। लेकिन ये क्या करता है दोस्तों, साफ साफ मना कर देता है। और इसी समय दोस्तों बूंदी और मारवाड़ के विद्रोही जो थे, अकबर को विश्वास दिला देता है कि राणा प्रताप को दबाए बिना, यानी कि दोस्तों इसके जो विरोधी थे उनको भी पता चल जाता है कि यदि ये अकबर राणा प्रताप को नहीं दबाता है तो ये अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाएगा। और राणा मानसिंह के जैसा ही दोस्तों राणा प्रताप सिंह भी होता है। और राणा प्रताप सिंह क्या करता है, राणा प्रताप सिंह और राणा मानसिंह के नेतृत्व में एक मुगल सेना राणा के साथ विरोध करती है, राणा प्रताप सिंह के साथ लड़ाई होता है। और इसी लड़ाई को हम लोग हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा सकते हैं, आपके कंपिटिटिव लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो इसमें जो है दोस्तों राणा मानसिंह जो था मुगल सेना की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, और जो राजपूतों की तरफ से जो था दोस्तों राणा प्रताप सिंह, उसके साथ युद्ध होता है। और राणा क्या करता है दोस्तों, पहाड़ों और जंगलों की ओर चला जाता है। और 1597 ईस्वी में राणा की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। यानी किसकी, राणा प्रताप की मौत हो जाती है। और जो है इसकी मौत के बाद मेवाड़ का आधा से ज्यादा हिस्सा किसके अंडर आ जाता है दोस्तों, आ जाता है अकबर के अंडर। यानी मेवाड़ के संघर्ष में हमने क्या देखा, मेवाड़ का राजा था उदय सिंह, जिसके साथ इसका संघर्ष होता है। और इसी उदय सिंह को दबाने के लिए वो क्या करता है, उससे युद्ध करता है। लेकिन युद्ध में जो है दोस्तों उसको नहीं हरा पाता है। और 1568 ईस्वी में क्या करता है, मेवाड़ में ही एक चित्तौड़ नामक एक जगह था जिसको ये लूट लेता है, चित्तौड़ में घेरा डालकर रहता है। और उसको लूटने के बाद भी दोस्तों इसको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। और ठीक उसके कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद जो है दोस्तों उदय सिंह की मौत हो जाती है। उदय सिंह का मौत होने के बाद इसका बेटा राणा प्रताप सिंह यहाँ का शासक बनता है। और ये राणा प्रताप सिंह को अपने अधीन होने को कहता है, लेकिन राणा प्रताप सिंह भी नहीं होता है। और लास्ट में जाकर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की युद्ध होती है। और हल्दी घाटी की युद्ध होने के बाद 1597 ईस्वी तक जो है दोस्तों वो रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक उसके बाद दोस्तों सारा का सारा भूभाग अकबर के अंडर आ जाता है। ये था दोस्तों मेवाड़ के प्रति जो इसका संघर्ष था।
और इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि इसने जो राजपूत नीति अपनाई वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सफल रहा। तो आगे हम लोग अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट बनाएंगे दोस्तों, परिणाम। ठीक है दोस्तों, या फिर कह सकते हैं राजपूत नीति का मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो राजपूत नीति का मूल्यांकन नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में ही आपको ये दिया हुआ, यदि आप यहाँ लिख देते हैं तो आपका एग्जामिनर यहीं पर नोटिस करेगा और इसके पहले के पॉइंट्स को जो है दोस्तों थोड़ा बहुत नंबर आपको काट लेगा। इसलिए आप यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे दोस्तों, राजपूत नीति का परिणाम। ठीक है दोस्तों, अब इसका परिणाम क्या हुआ था, राजपूत नीति का जो परिणाम हुआ था उसमें मेवाड़ को छोड़कर, किसको छोड़कर, अभी जो हमने देखा मेवाड़ को छोड़कर सभी के सभी जो क्षेत्र थे वो अकबर के अधीन आ चुके थे और लास्ट में मेवाड़ भी आ जाता है। और जितने मुसलमानी सत्ता को विरोध कर रहे थे, यानी कि 350 सालों से जो मुसलमान सत्ता जो था दोस्तों, हमारा मुगल साम्राज्य की सत्ता, उसका जो विरोध कर रहे थे वे भी क्या करते हैं दोस्तों, वे भी अब कहीं ना कहीं इसको अपना लेते हैं और वफादार सरदार के रूप में अकबर के अधीन कार्य करने लगते हैं। और अकबर भी इनको क्या करता है, बड़े बड़े पद दे देता है और अकबर जो है इनके साथ जो है अच्छे तरीक़ा से व्यवहार करता है। और यहाँ के जो राजपूत राजा थे अब अकबर के लिए काम करते हैं और अकबर के आदर्श पर चलते हैं, अपने आदर्शों को भूल जाते हैं और अपना शौर्य का जो है दोस्तों क्या करते हैं, प्रचस्व जो है दोस्तों, प्रचलन जो है कहाँ दिखाते हैं, मुगल वंश के गौरव को बढ़ाने के लिए दिखाते हैं, मुगल वंश के शौर्य को बढ़ाने के लिए दिखाते हैं। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं अकबर सफल रहा। अब जो है दोस्तों इसमें एक पॉइंट आप बनाइएगा कि कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत बात है। क्या कहना गलत बात है, ये कहना गलत बात है कि अकबर ने जो इनके साथ विवाह संबंध किए थे वो गलत थे, क्योंकि जो है दोस्तों अकबर से पहले भी कई मुसलमान शासकों ने यहाँ के हिंदुओं या यहाँ के राजपूत स्त्रियों से विवाह किया था। तो इस प्रकार से ये गलत नहीं था क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से भी चली आ रही थी। हालांकि उसने इसको अच्छे तरीका से बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि जो है दोस्तों अकबर ने जिन राजपूतों के साथ विवाह किया था, राजपूतों की पुत्रियों के साथ विवाह किया था, उसको जो है दोस्तों कभी भी विवाह संबंध बनाने के लिए उनको उन लोगों को बाध्य नहीं किया। और जो है दोस्तों इसने क्या किया था, उन लोगों के बाध्य नहीं करने के साथ साथ जब वो उनसे विवाह संबंध बना लेता था, शादी कर लेता था, तो उनको जो है दोस्तों इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए क्या करता था, बाध्य भी नहीं करता था, वे अपना धर्म जो है दोस्तों मान सकती थी। इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि ये जो है उनके साथ गलत नहीं करता है। और जो है दोस्तों एक और बात आप यहाँ लिखिएगा कि ये कभी भी आप ना मानिए कि राजपूत जो है अपने शौर्य को भूल चुके थे, ऐसा कभी भी नहीं था दोस्तों। राजपूत डरपोक नहीं थे। अगर वो डरपोक होते या राजपूत में जो है दोस्तों ऐसा शौर्य भूल जाते तो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य अगर इसके पीछे गलत होता तभी वो अपने शौर्य को दिखाते, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो शासक था अकबर इनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, इसलिए ये भी उनके साथ अच्छे व्यवहार करते हैं और उनके साथ ही रहकर जो है दोस्तों इसके अधीनता को अपनाते हैं और अपनी विदेश नीति को क्या कर देते हैं, अकबर को सौंप देते हैं। और अकबर यही चाहता था, अकबर चाहता क्या था दोस्तों कि ये उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, कुछ वार्षिक दर दें, उसके बाद दोस्तों विदेश नीति को भी वो उसके पास सौंप दे। इसी प्रकार से कुछ भी जरूरत पड़ने पर यहाँ के सैनिक अकबर का साथ दे, इतना ही तो अकबर चाहता था। और यही सारी चीजें इसके अकबर राजपूत नीति में हुई और यही राजपूत नीति का मूल्यांकन था, यानी राजपूत नीति की विशेषता थी। और इतना ही जो है दोस्तों आपको अपने क्वेश्चन में लिखना है। यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों, लेकिन हाँ एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों कि इससे रिलेटेड यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी, उसके बाद दोस्तों रांची यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए निरंतर इतिहास से संबंधित अलग अलग विषयों पर हमारे चैनल में वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो हमारे चैनल में इस प्रकार के वीडियोस को तुरंत देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और लाइक भी करना, और हमारे चैनल में जो वीडियोज़ उपलब्ध है उन वीडियो को देखने के बाद अपना एक्सपीरियंस कमेंट के रूप में हमें जरूर देना, और क्योंकि आपकी जो कमेंट होगी दोस्तों वे हमें क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगी। ठीक है दोस्तों, इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे के वीडियो में।